हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शरीफ और अपने इस यूट्यूब अकाउंट पे जो कि एजुकेशनल अकाउंट है, अगेन आपका वेलकम करता हूँ। इस चैनल के थ्रू मैं आपको काफ़ी सारी इंग्लिश सब्जेक्ट की अपडेट्स रेगुलरली देता आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो भी यूज़फुल अपडेट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने काफ़ी सारे लेसन्स डिस्कस किए हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ पोएम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10। इस पोएम का नाम है फायर एंड आइस और इस पोएम के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। गाइस, हमेशा कोशिश करें किसी भी लेसन के राइटर या पोएम के पोएट का नाम याद रखने की, और एग्जाम में अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं तो मेक इट अ हैबिट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पोएट और राइटर। कुछ 2 और 3 लाइन्स में आप पोएम का नाम लिखिए, उसके राइटर का नाम लिखें, देन अगेन जो उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पोएम का उसको देने की या लिखने की कोशिश करें। इट विल गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन, जिससे आपके ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो हमें देखना है आज की इस एपिसोड में कि ये फायर एंड आइस जो पोएम है उसका एक्चुअल क्या मीनिंग निकल रहा है। आई विल ट्राई टू गिव यू अ ब्रीफ समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन टू लाइन पढ़ के मैं आपको शॉर्ट में इसकी समरी दूंगा, एंड देन आई विल गिव यू अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। लेट्स सी। देयर आर 2 स्टांजाज इन दिस पोएम। सिंपल और शॉर्ट एक पोएम है। जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक सिस्टम रहा है, वो हमेशा से शॉर्ट पोएम्स लिखते हैं, लेकिन उनकी पोएम्स के अंदर जो मीनिंग है वो काफ़ी डीप होते हैं। तो लेट्स सी, हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के पहले समझते हैं ट्रांसलेशन करके। ही सेज कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अगर इसको लाइन टू लाइन में अगर इसका मीनिंग निकालूं तो ये होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो या तो आग से ख़त्म होगी या बर्फ़ से ख़त्म होगी। फिर आगे ये कहते हैं कि जैसा मुझे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो मैं जानता हूँ कि डिज़ायर के बारे में, जो इंसान की जो डिज़ायर होती हैं, अगर मैं उनके बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके मुताबिक ये दुनिया जो है वो फायर से ख़त्म होगी और मैं उन लोगों के साथ में सहमत हूँ। एंड इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही सेज, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट ऐसा कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया को सेकंड टाइम पेरिश यानी कि ख़त्म होना होगा या फिर से तबाह होना होगा, तो मेरे हिसाब से मैं इस दुनिया में हेट के बारे में भी काफ़ी कुछ जानता हूँ कि इतना इनफ हेट है इस दुनिया में कि आइस भी इनफ रहेगा इस दुनिया को डिस्ट्रक्ट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। तो ये इसका लाइन बाय लाइन एक ट्रांसलेशन है। और मैंने जैसा बताया कि अगर हम लाइन टू लाइन किसी भी पोएम को पढ़ेंगे तो उसके जो मीनिंग है वो ऊपर के ही मीनिंग हमें समझ में आएंगे। तो लेट मी गिव यू अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमेशा से ऐसी ही पोएम्स लिखी हैं जिनके अंदर बिटवीन द लाइन्स काफ़ी हिडन मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में फायर की बात थी, जिसके लिए यहाँ पे एक स्लाइड में आपको एक सिंबल से अंदाज़ा आ जाएगा। देन अगेन अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखें तो फिर से अगर पढ़ें, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पे अगर हम फिजिकल एलिमेंट्स की बात करें और जो जनरल बिलीफ है इस दुनिया में कि कभी ना कभी इस दुनिया को ख़त्म होना है, ऐसी एक जनरल बिलीफ मानी जाती है और लोग अलग अलग थियरी जिसके बारे में बताया करते हैं। लेकिन इसी दुनिया में 2 ऐसे फिजिकल एलिमेंट हैं जो हमारी आंखों के सामने ही होते हैं, जिसमें से एक आग है और दूसरा बर्फ़ है, और ये दोनों ही इतने पावरफुल हैं कि जो अपनी खुद की ताकत से दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। आग से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है और बर्फ़ से भी ख़त्म हो सकती है। आग चाहे वो फिजिकल हो या सूरज की गर्मी से भी हम इसको समझ सकते हैं, एक मीनिंग निकाल सकते हैं। और बर्फ़ की अगर बात करें तो जो टेम्परेचर है अगर वो माइनस में चला जाए या काफ़ी टाइम तक माइनस में रहे तो भी इस दुनिया को हम बर्फ़ की तरह जमता हुआ देख सकते हैं। ये है इसका एक फिजिकल एलिमेंट से डिस्ट्रक्शन का एक मीनिंग। लेकिन जो हिडन मीनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे पोएट ने
जो फायर है उसको ह्यूमन डिज़ायर के साथ में कंपेयर किया है। ये दो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं फायर और आइस, उसको पोएट ने एक ह्यूमन जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी टेंडेंसी होती है, जिसके जो हर इंसान के अंदर होती है, उसके साथ में कंपेयर किया है। फायर को उन्होंने हेट के साथ कंपेयर किया है और डिज़ायर को आइस के साथ में कंपेयर किया है। और ये किस तरह से हमें इंटरनली मतलब डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसकी तरफ क्या इशारा, इसको हम समझते हैं। फायर जो है वो हमेशा से ही बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज़ मानी जाती है, लेकिन ऐसी क्या इमोशंस हैं जो इंसानों के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, जो उसको या इंसान जो ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकती है। इंसान के दिल में काफ़ी सारी डिज़ायर्स ऑलरेडी पाई जाती हैं और उसके अंदर से कुछ हम कह सकते हैं कि ग्रीड है या लस्ट है। एंड व्हेन इट कम्स टू चॉइसेस या ख्वाहिश की अगर बात करें तो देयर इज़ नो लिमिट ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स। तो ये डिज़ायर्स एक ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव इमोशन है जो इंसान को एक दूसरे से नफरत करने के लिए मजबूर कर दी है, एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे को पीछे करने के लिए। तो इनके थ्रू भी ये हमारी जो दुनिया है या जो हमारी ह्यूमन जो रेस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। इंसानियत को ख़त्म करने के लिए इंसान की जो डिज़ायर्स है वो ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो स्टांजा है उसमें यहाँ पे बात की थी पोएट ने कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी अगर वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि दुनिया दो बार ख़त्म हो, अगर एक बार ख़त्म है तो वो ख़त्म हो ही जाएगी। बट यहाँ पे उन्होंने एक इमेजिनेशन की बात की कि अगर दोबारा से दुनिया को ख़त्म करना हो तो पोएट को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आइस भी काफ़ी अवेलेबल है और आइस को इन्होंने यहाँ पे हेट के साथ में कंपेयर किया है। जो ह्यूमन इमोशंस में जो हम जानते हैं कि काफ़ी लोगों को एक दूसरे से नफरत या हसद या जलन की जो फीलिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे इस इमेज से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंसान जब एक दूसरे से नफरत करता है तो उसके दिल में उसके लिए बिल्कुल ही जो लगाव है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है या एक कोल्ड रिस्पॉन्स वो हमेशा दूसरों को देता है। यहाँ जो बेसिक इमोशंस हैं जो जिसको हम हेट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं, उसमें क्रूअल्टी है, हैट्रेड है या इंडिफरेंस है, लोगों को एक दूसरे से कोई भी लगाव का ना होना या बिल्कुल ही ठंडा रिस्पॉन्स देना एक दूसरे को। तो इस तरह की जो दूरियां बनाने वाला जो एक ये एलिमेंट है वो है हेट, और इसको इन्होंने आइस के साथ में पोएट ने कंपेयर किया है। और पोएट का ऐसा कहना है कि ये भी इतनी क्वांटिटी में या इस तरह से अवेलेबल है, इंसान एक दूसरे से इतना दूर हो जाता है या हो गया है कि वो आपस में मतलब एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए, इंसानियत को ख़त्म करने के लिए इनफ रहेगा। तो इस तरह की कुछ थॉटफुल बातों के साथ में पोएट ने यहाँ पे हमें एक इंटरनल और एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया है। और अगर ग्लोसरी की बात करें तो देयर आर सम टू वर्ड्स हियर। पेरिश मतलब के डाई यानी कि ख़त्म हो जाना, एंड सफाइस का मतलब होता है कि कोई चीज़ के लिए काफ़ी होना। तो इस तरह की ये जो फीलिंग्स की बातें इन्होंने की हैं पोएट ने, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोएम है वो एक सिंबॉलिक पोएम है, जिसमें पोएट ने सिंपली हमें एक हिडन मैसेज देने की बात की है। एंड इट इज़ टू बी नोटेड दैट द डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय फायर एंड आइस वुड बी फिजिकल। ये जो फायर और आइस का अगर हम बात करें, जो उससे जो डिस्ट्रक्शन होगा वो तो फिजिकल होगा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी द डिस्ट्रक्शन सजेस्टेड बाय डिजायर एंड हेट्रेड वुड बी मॉरल डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमको हिडन मीनिंग में ये समझना है कि हेट्रेड और डिजायर की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होगा वो पूरा का पूरा मॉरल डिस्ट्रक्शन होगा, जो कभी भी इंसानों के फायदे में नहीं आएगा। फाइनली वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस पोएम दैट बोथ desire and hate are increasing among humans, and one or the other way the world may perish sooner than later। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि किस तरह से डे बाय डे इंसानों में आपस में डिज़ायर और हेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इस तरह से इंसानियत जो है वो काफ़ी जल्दी अपने मतलब खात्मे की तरफ बढ़ेगी। तो ये था एक इस पोएम का सिंपली एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आगे की स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस तरह के लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे इस पोएम में यूज हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज राइम स्कीम। राइम स्कीम जो है वो इसमें A B A A B C B C B है।
देयर आर ओनली 9 लाइन्स इन दिस पोएम। फर्स्ट 4 लाइन्स में आप इसकी स्कीम समझ सकते हैं, ए बी ए ए ए मैंने मार्किंग किया हुआ है। एंड देन राइम स्कीम के बाद में दूसरा लिटरेरी डिवाइस है एंजापमेंट। एंजापमेंट होता है कि जब सेम सेंटेंस कंटिन्यू करता है 2 या 3 लाइन से ज़्यादा विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो यहाँ पे लाइन नंबर 6 to 9 में आप देख सकते हैं कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है। देन उसके बाद में एलिट्रेशन यूज हुआ है, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो यहाँ पे एलिट्रेशन कहाँ पे है हम नोटिस कर सकते हैं, लाइन 1 and 2 में जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड और वर्ड्स यूज हुए हैं, सेम सम से इस तरह का ये एलिट्रेशन यहाँ पे फील कर सकते हैं हम। एंड देन असोनेंस जो है वो अगेन यहाँ पे लाइन 4 में ओ साउंड जो कि वोवेल साउंड होता है वो यहाँ पे प्रोमिनेंट है, इसके लिए हम इसको असोनेंस के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे असोनेंस यूज हुआ है। देन इसके बाद में यहाँ पे एक शॉर्ट समरी जैसा मैंने आगे बताया था आपको, यहाँ पे मैंने हेल्प के लिए एक ऐड कर दी है, तो ये भी आपको बहुत ही यूजफुल होगी। थैंक्स गाइस, आपने इस वीडियो को इतने अच्छे ध्यान से देखा। देन इसको लाइक करना ना भूलें और इसको मेरे इस YouTube अकाउंट को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इसके साथ में जो हार्ड वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं उनको याद करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अप टू नेक्स्ट वीडियो।